वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। कहा, यह अमृतकाल का पहला बजट। बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ी। वित्त मंत्री ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अमृतकाल के पहले बजट से विकसित भारत की महत्वाकांक्षा पूरी होगी। और राज्य में इस साल रिकॉर्ड 107,51,000 से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्णकालिक बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले बजट में भारत ने अपने 100वें वर्ष के लिए खींची गई रूपरेखा को इस बजट में भी आगे बढ़ाया है। आजादी के 75वें साल में भारत एक चमकता सितारा है। चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों से कई क्षेत्रों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इसमें नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1,97,000 हो गई है। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं। ये सभी एक दूसरे को संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान सरकार का मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति काम करती है। And act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector. बजट में आयकर दाताओं को भी राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 0.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त करेगी। इन विद्यालयों में 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवाचार और किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। Help for crop estimation, market intelligence and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups
by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. बजट में रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि अमृतकाल के इस पहले बजट से विकसित भारत की महत्वाकांक्षा पूरी करने का मजबूत आधार बनेगा। आज संसद में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के वंचित लोगों को प्राथमिकता दी गई है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। बजट में एक तरफ टैक्स की राशि में छूट का प्रावधान किया गया है, तो वहीं विकास कार्यों पर भी फोकस किया गया है। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया। अमृतकाल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति युवकों को प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। यह देश के गांव, गरीब, किसान का बजट है, युवा का बजट है, रोजगार पैदा करने वाला और भारत को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। गरीब किसान का बजट है, ये युवाओं का बजट है, ये रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, ये बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है,
ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है। संसद में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट का लोगों ने स्वागत किया है। आम जनता का कहना है कि देश के विकास के लिए भविष्य को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट में करों में कटौती से संबंधित घोषणा की प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि सरकार ने इस बजट में उद्योगों, कृषि क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा और आयकर श्रेणी को तर्कसंगत बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्रीय बजट को संतुलित और प्रगतिशील बताते हुए उन्होंने कहा कि बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है। ये 9,000 करोड़ का एक अलग से पैकेज जो और दिया गया है उनको बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक कि जो पिछला जो हमारे जो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो एमएसएमई उद्योग हैं उनको और लोन जो दिया जाएगा विदाउट लेस पेपर्स, लेस गारंटी के हिसाब से उनको एमएसएमईज को और एक्स्ट्रा जो लोन दिया गया ताकि वो जो कोविड के कारण काफ़ी उद्योग बंद हो गए थे उनको एक चढ़ाव मिले, उसके लिए एक एक्स्ट्रा लोन की विदाउट कोलेटरल्स और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो देने की बात की गई है, इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं। एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा सब तरफ सोचते हुए इस बजट को पेश किया गया है, जिसमें मेन रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा तो हमारा व्यापार भी मजबूत होगा। और वैसे भी 7 लाख पर छूट दी गई है जो कि बहुप्रतीक्षित थी, जिसमें हम व्यापारी भी मीडियम वर्ग से आते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एंड मोर ओवर देखा जाए तो आईटी रिटर्न्स डे बाय डे ईजियर होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो गया है। पहले रिफंड्स काफ़ी डिले होते थे। आज हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने रिटर्न फाइल किया और तुरंत 10 मिनट में रिटर्न प्रोसेस हो जाते हैं। तो आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास इनकम के लिए और सारे मतलब मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट का जो एक फोकस है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, वो इस बजट में भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी वर्ग, एमएसएमईज और बिजनेस जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी उनका बेनिफिट दिया गया है। इस वर्ष जनवरी महीने में दूसरा सबसे बड़ा कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ है, जिसने पिछले वर्ष अक्टूबर के दूसरे सबसे अधिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पिछले महीने में 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक कुल जीएसटी संग्रह हुआ। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। पिछले वर्ष अप्रैल में 1,67,000 करोड़ रुपए का कुल संग्रह हुआ था। जनवरी के संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की 28,963 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी की 36,730 करोड़ रुपए, समेकित जीएसटी की 79,599 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रही। वर्ष 2022 और 23 में तीसरी बार जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। राज्य में इस साल समर्थन मूल्य पर धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। कल खरीदी अभियान के अंतिम दिन तक 107,51,858 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो गई थी। बीते साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। छत्तीसगढ़ देश में पंजाब के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहां सर्वाधिक मात्रा में धान खरीदा गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। इस बार राज्य में 23,41,935 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। पंजीकृत किसानों में करीब 2.5 लाख नए किसान शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए धान खरीदी व्यवस्था में शामिल सभी लोगों को बधाई दी है। खरीदी बहुत व्यवस्थित रूप से चला और न बारदाने की कमी आई, न तौल में, न धान के उठाव में देरी हुई और पेमेंट भी, भुगतान भी लगातार होता रहा और करीब 107 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक के धान अभी तक की खरीदी हो चुकी है। तो ये अब तक के रिकॉर्ड है। वैसे लगातार 4 साल में हमारे रिकॉर्ड बनते रहे
पिछले सरकार में कभी 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं हुआ था। उसके बाद 92 लाख, फिर 98 लाख और इस साल 1,07 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी और उसका भुगतान सुव्यवस्थित रूप से संचालित हुआ। तो सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जो लोग इसमें शामिल हैं इस व्यवस्था में, सबको मैं बधाई देता हूं। खाद्य सचिव टीके वर्मा ने बताया कि इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए खरीदी केंद्रों से मिलर्स द्वारा सीधे धान का उठाव की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते अब तक 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। इस साल 249 नए मिलर्स ने पंजीयन कराया है। वहीं राज्य में धान का रकबा बढ़कर 32,19,000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।